इधर से क्वेश्चन थोड़ा सामने ऐसे कर लेते हैं, क्वेश्चन फैला दिया गया वरना ना वो लाइन लंबी हो जाती है। इसको लंबा कर दो और इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे फेंक दो और उसको वहां से फेंक दो। नहीं, इसलिए कि जब उधर आंसर लंबा हो जाता है ना, वो छोटी जगह है, तो वो इसको भी फैला देता है। बहुत जल्दी काम करते हैं। पोस्ट बैच तक खुद बनाना ठीक है, इसके नंबर और मुझे उसमें ऐड ये सही है। फिर आप वेरीफाई कैसे करें? मेरे पास 3600 नहीं तो क्या मतलब बाकी ऐड तो सर जी आप शुरू करें। सर आप आ जाओ, किलो 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 अस्सलाम वालेकुम जनाब, वंस अगेन। कुछ लोग जो हादसाती तौर पे ऑनलाइन में पहले से मौजूद हैं, उनको आवाज, स्क्रीन और कैमरा तीनों चीजें क्लियर आ रही हैं? आपके पास आ रहा है सर? ठीक हो गया जी। आज क्लास में कुछ और लोग भी हैं आखिरकार, क्योंकि प्री वालों ने तो सीरियस होना ही नहीं ना था। कुछ अरसे बीच में 2-3 दिन के लिए आवाम ज्यादा नजर आई, फिर गायब हो गए थे, हर तरफ से गायब हुए थे। तो फिर हमने क्लास में थोड़ी सी रौनक बढ़ाने के लिए फिर पोस्ट रिजल्ट के बच्चों को भी बीच में इनवाइट किया। मुझे तो लगा पोस्ट वाले भी सही नहीं आए पूरे। पोस्ट वाले ज्यादा हैं और प्री वाले कम है, ठीक है। तो फिर पोस्ट वालों को मैंने बताया कि हमने इसको फिजिकल ओनली इसलिए रखा है कि आप प्री की तरह ठंडे ना हो जाए, क्योंकि प्री वालों को पता है कि इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद होती है और उसके बाद जो है वो किसी भी दिन बड़े फख्र से छुट्टी कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, बाद में रिकॉर्डिंग तो देख ही लेनी है। और बाद वाली रिकॉर्डिंग जो है वो कौन सा उस रात देखनी है जब अल्लाह ने अगला पूरा दिन दिया है? अगला दिन ही क्यों, जब वीकेंड है तो फिर रात में क्यों दिक्कत ली जाए? और जो इस वीकेंड देखा जा सकता है वो अगले वीकेंड भी देखा जा सकता है। और आखिरी महीना अल्लाह ने किस लिए बनाया है? फिर अनफॉर्चुनेटली वो बेचारे रिकॉर्डिंग के बजाय अगली दफा लाइव सेशन ले रहे होते। तो ऐसे इतना दूर मत चले जाया करें कि रिमोट हो जाए। याद है रिमोट? इतना मल्टीपल इस तरह से। चलें जी, मैं प्री वालों को बता दूं, कल आप लोगों की गैर मौजूदगी में यहाँ पे कुछ और बच्चे आए, उनके चेहरे पे एक अज़म था, जोश था, वलवला था। वो कुछ कर पाने की कल्पना और काविशता रखते थे। याद है पहले दिन मैंने आपसे जिस तरह से अहद लिए थे, मैंने इसी तरह के अहद उन लोगों से भी लिए। मतलब आप लोगों ने काफी जल्दी निराश कर दिया, लेकिन वो लोग थोड़े से संभले हुए हैं, वो समझते हैं हकीकत को। तो अब आप लोग अगर क्लास में नहीं भी आ रहे तो मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि वो बच्चे जो सीरियस हैं वो तो आ ही रहे होंगे। तो अब मैं ये कहना ही छोड़ देता हूँ कि जी आप लोग क्लास में क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं सीरियस हो रहे, क्योंकि अब मुझे तो सीरियस ऑडियंस मिल गई है, तो अब तो मेरे लिए तो मामला हल हो गया। अब आप अपने आप को सीरियस ऑडियंस की डेफिनेशन में डालते हैं या नहीं? आज तक पुरानी जितनी भी गलतियां आपकी थी, जो चीजें मिस हो गई, भूल जाएं। वो एक माजी का तारीख बाब था, खत्म हो गया। अगर आप आज से भी सीरियस हो तो आज हम बिल्कुल एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने लगे हैं। आपने सिलेबस का आधा कर लिए और आधा रहता है। मजे की बात है, जो हजरात बाद में आए हैं उनके साथ जो गुजरा हुआ आधा है वो भी कराने की कमिटमेंट है, बट वो खाली फिजिकल में कराने की कमिटमेंट है, ताकि वो सीरियस ऑडियंस जो है वो सीरियस ऑडियंस के तौर पे रहे। तो ये आधा हमारा हाइब्रिड चल रहा है कि जिसमें ऑनलाइन यूजर्स भी साथ साथ हैं, लेकिन उसके बाद अगला आधा जो है, यानी कि जो गुजर गया हुआ आधा है, वो हम उसको सीरियस मोड पे करेंगे। अब अगर ऑनलाइन लोग कहेंगे जी हम अगर किसी तरह से हमें एक्सेस मिल जाए या तो फिजिकली कॉलेज आ जाएं, नहीं तो वो आधा टाइम रिकॉर्डेड में वो सीरियस नहीं थे, मैं तो सीरियस था ना रिकॉर्डिंग में, तो मेरी रिकॉर्डिंग दोबारा से सुन लीजिए थोड़ा सा सीरियस होके।
तो ऐसे में कल जो अगर आते हैं उनको मैंने बताया कि हमारा आधा सिलेबस हो गया और बकाया आधा हमारा चल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे सिलेबस का जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो हमने खत्म कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर बड़ा ये है तो छोटे पोर्शंस क्या होंगे। मैं एक दफा सिलेबस की दोबारा से शक्ल दिखा दूं, थोड़ी सी याददाश्त आपकी वापस आ जाए कि क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था। पोस्ट वाली स्लाइड ही खोल, इस पे भी सिलेबस आउटलाइन एक्सप्लेन हुई थी। ये था हमारा सिलेबस। 5 से 8 नंबर के लिए इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, देन 35 से 52 नंबर के लिए अदर लॉज, और दरमियान में अगर मैं इसको सम अप करूं तो दैट इज 45 से 55 मार्क्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हमने 200 में तोड़ा था, उसके एसेंशियल्स यानी कि परफॉर्म होने से पीछे तक की बात। फिर आपको याद होगा एक टाइम पे मैंने कहा था बस अब कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब हमने उसकी परफॉर्मेंस की तरफ आना है, और इंटरेस्टिंगली परफॉर्मेंस ज्यादा आसान निकली। कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त ज्यादा तकलीफ थी, तो हमने क्या किया था, चैप्टर 2 से लेके 5 तक जो पढ़े थे, आपको दोबारा याद करा दूं, उसकी वेटेज है 20 से 25 नंबर। और फिर जो हमने परफॉर्मेंस के 2 पढ़े और उसके अलावा जो छोटे छोटे से 3 चैप्टर्स पढ़े थे, इनकी मिला के 25 से 30 नंबर की वेटेज। तो हम लोगों ने 45 से 55 मार्क्स, यानी अगर मैं एवरेज निकालूं तो 50 एक नंबर का सिलेबस कवर कर लिया। इस दौरान आप में से कुछ के 1-2 चैप्टर छूट गए होंगे, कुछ जरा ज्यादा स्लो निकले होंगे। अच्छा, जिनकी कुछ चीजें मिस भी हुई हैं तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हमारे पास 4 चैप्टर तो बहुत ही छोटे हैं, चैप्टर 5, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10। इन 9 चैप्टर्स में से 4 चैप्टर तो फौरन से पकड़े जा सकते हैं, बहुत बड़ी साइंस नहीं है। जो बच गए हैं वो भी बहुत बड़े नहीं है, लेकिन बहरहाल उनको करने के लिए टाइम चाहिए। तो अगर आपके मिसिंग में ये 4 हैं, इसी वीकेंड कोशिश करें इन चारों में से जो जो रहता है, अगर आपका उससे जान छुड़ा ले, उसको एक दफा पढ़ के टिक लगा दें कि हाँ भाई मैंने एक दफा देख लिया भाई। और अगर इसके अलावा कोई रहते हैं तो बस ब्रेक लगा दें, अब उसकी तरफ दोबारा मत जाएं, उसकी तरफ दोबारा तब जाएं जब हम अपने सिलेबस में वहां तक जाएं। अब आप कहेंगे सर आखिरी में मेरे पास तो टाइम ही नहीं होगा इतना। हमने ये अदर लॉस का पोर्शन और लीगल सिस्टम खत्म करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठाना है, उसको खत्म करना है, और इसमें भी जनवरी की 31 मेरे जहन में डेडलाइन इंशाल्लाह। तो ऐसा नहीं है कि आपका मजीद टाइम लग जाएगा या कुछ और। तो अगर कोई पीछे से रह गया उसे अभी ब्रेक लगा दें, छोड़ दें, अब उस पर परेशान ना हो। अब जो आज से चल रहा है उसमें बहुत सीरियस होकर साथ साथ चलते रहे। क्या आप इतने सीरियस होकर दिखाएंगे? अल्लाह खैर करे। चल, यस सर तो बड़े जोश में आया है, लेकिन अब मुझे क्या पता, हो सकता है ये पोस्ट वाले ही यस सर कह रहे हो। तो खैर हम एक नया पोर्शन शुरू करने लगे। अब आप लोगों की एक चीज पेंडिंग रह गई, टेस्ट की डिस्कशन। प्री रिजल्ट वालों के 2 व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं, मेरे ख्याल में ऑनलाइन और फिजिकल वालों का अलग है, या शायद कुछ इस तरह से, मतलब अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं। तो उन दोनों ग्रुप्स में आपको जान की हैरत होगी, बल्कि भाई को भी जान की हैरत होगी, मैसम भाई की आवाज में एक खूबसूरत सा वॉइस नोट आएगा जो कि उसके सारे क्वेश्चंस को बड़े खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन कर रहा होगा। वो सारी डिस्कशन जो, क्योंकि अगर अभी टेस्ट डिस्कस करना शुरू कर दिया तो जो नए बच्चे आए हैं वो कहेंगे लो जी पता नहीं क्या बातें चल रही हैं, ये तो बड़ी औखी सी क्लास है, यहाँ तो अजीब अजीब से टेस्ट आते हैं, वो घबरा गए, फिर क्या होगा? उन्होंने पहले पढ़ा हुआ है। हाँ, उन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, और उसके बाद उनको इतनी जल्दी हम उनका कॉन्फिडेंस तबाह कर दें। कितने मजे की बात, उन्होंने पहले पढ़ा हुआ और सवाल देख के वो कहेंगे अच्छा। सर ने सही कहा था, कंपनी लॉ ज्यादा आसान है, कंपनी लॉ को ज्यादा पहले कर लेते हैं। तो इसलिए एक चीज जिसको हम ब्रेक लगा रहे हैं दैट इज टेस्ट की डिस्कशन, लेकिन ब्रेक इस तरह से नहीं लगा रहे कि हम करेंगे ही नहीं। एक खूबसूरत मॉड में आप लोगों को वॉइस नोट, और इस दफा जो है वो एक डिफरेंट जबान से, मैसम भाई आप सुन रहे हैं ना? ठीक है जी। तो मैसम भाई के साथ एक लंबी चौड़ी सेटिंग होगी, फिर मैसम भाई आपके साथ एक बड़ा खूबसूरत सा वॉइस नोट जो है वो, क्योंकि हमारी टेस्ट के बाद भी एक सेटिंग होती है जिसमें हम सारे सवालों को डिस्कस करते हैं, एक आप लोगों के साथ जनरल डिस्कशन होती है। तो इस दफा उनके साथ जो डिस्कशन होगी वो आपको बड़े अच्छे तरीके से वॉइस नोट में एक एक सवाल को एक्सप्लेन कर रहे होंगे कि आपसे पूछा क्या गया था और आपने करना क्या था। बल्कि ये तो एडिशनली ये भी बता सकते हैं कि आपने किया क्या था। मतलब जो दुख मुझे नहीं होता, मुझे तो आपका सोल्यूशन नहीं मेरे सामने आया होता, मैं भी भरोसा कर रहा होता हूँ, मैं कहता हूँ हाँ ये ऐसे ही लिखा है, आप कहते हैं हाँ 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 सर। वो बेचारे अक्सर मेरी तरफ देख के कह रहे थे सर किसी ने ऐसे नहीं लिखा, ये अभी आपका दिल रख रहे होते हैं।
तो खैर ये मामला इस तरह से है। अब ये जो अदर लॉज हैं इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पार्टनरशिप का लॉ चैप्टर 11, 12 और 13, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का लॉ चैप्टर 14 और 15, और फिर कुछ छोटे छोटे से अदर लॉज जो इस दफा आई के अपने किताब में ऐड किए हैं, जो मैं कहता हूं कि ये 5 से 6 सफ़े के चैप्टर्स हैं तीनों। 5 मतलब इसमें 6 छोटे छोटे लॉज हैं जिनके ऊपर पर लॉ 2 या 3 सफ़े की डिस्कशन है टोटल। ज्यादातर क्रैमिंग बेस्ड है, ज्यादातर में डेफिनेशन भरी हुई हैं जिसको याद करना है। जितना कॉन्ट्रैक्ट एक लॉजिकल था ये उतना लॉजिकल नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप और नेगोशिएबल ये दोनों लॉजिकल है। तब होगा ये कि अब हम ये 3 पोर्शंस करेंगे और ये जो हमारा चैप्टर 1 लीगल सिस्टम रहता है हम इसको कवर करेंगे। ये 3 चैप्टर पुराने जमाने में एक चैप्टर हुआ करता था, वो एक चैप्टर पुराने जमाने में हम 4 दिन में करते थे। अब 3 चैप्टर हैं। यकीन माने आज की मैं स्लाइड की एडिटिंग करते हुए भी आगे जाने का सोच ही रहा था कि मैं आखिरी स्लाइड पे आ गया तो पता ही लगा कि चैप्टर खत्म हो गया और मैं भी सोच रहा था कि आज मैंने क्या क्या पढ़ाना है। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, अब बहुत जोर की ब्रेक लगानी पड़ेगी। बड़े ध्यान से, सुकून से, अच्छी तरह से रोक रोक के जॉइंट प्रोमिसेस पढ़ने के बाद पार्टनरशिप को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो पार्टनरशिप शुरू करें। आखिरकार क्लासेस के शुरू वाला माहौल नजर आना शुरू हुआ कि थोड़ा सा एंड तक भी आवाम गई। बस पहले दिन ही एंड तक आवाम गई थी। एक्स्ट्रा बच्चे आ जाए, उन्होंने कहा ऐसा ना हो, खुदा ना खास्ता वाकई ऐसा हो गया तो मुझे बड़ी खुशी होगी। पता है क्लास में एक्स्ट्रा कुर्सियां डालते हुए यकीन माने में बड़ी खुशी होगी। नीचे की लाइव स्ट्रीमिंग वाला वो कमरा जो कि उदास है वो देखें खाली पड़ा हुआ है। उन बच्चों को भी ऊपर बुला लिया था हमने कि शायद कमरा भर जाए, लेकिन कमरा नहीं भरा, तो हमें उस कमरे को भी भरते हुए बड़ी खुशी होगी। तो अल्लाह करे लोग वापस आ जाए, लेकिन ये मेरे करण अर्जुन वापस नहीं आएंगे। ये ऐसे दूर जा चुके हैं कि ये इतनी जल्दी वापस नहीं आएंगे। ये दवाई लेने गए हुए हैं शायद। नहीं, ऐसे में पता है कुछ हालात भी ऐसे रहे कि मौसमी तगय्युर और तब्दुल की वजह से भी डेंगू ने काफी ज्यादा लोगों को इम्पैक्ट किया। काफी सारे स्टूडेंट को डेंगू हो भी बड़ी जल्दी जाता है, पता नहीं क्यों। मतलब हालांकि हम लोग कमजोर लोग हैं, जरा ज्यादा एज के लोग हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, आप लोग यंग जनरेशन है, आपको तो डेंगू क्या कहे, लेकिन प्रॉब्लम है कि बच्चे ही सबसे ज्यादा डेंगू का शिकार हो रहे हैं। तो या तो ये बच्चे मजबूत नहीं है या फिर ये डेंगू नहीं है। हाँ, ई रंग नंबर, ई रंग नंबर। ठीक है जी, कहानी शुरू करते। मैंने बड़ी कोशिश की कि टाइम गुजरे, लेकिन टाइम फिर भी नहीं गुजरा। अब हमारे पास 55 मिनट है पढ़ने के लिए। चैप्टर पूरा खत्म हो सकता है लेकिन मुझे ब्रेक लगानी पड़ेगी, जाहिर है। शुरू करते हैं कहानी के। पार्टनरशिप एक ऐसी शिप जिसमें बहुत सारे पार्टनर्स मिलकर सफर कर रहे हैं। ये तो नहीं होगा। क्या होती है पार्टनरशिप? 2 या 2 से ज्यादा बंदे मिलजुल के जब कोई वेंचर करें तो दैट्स इट पार्टनरशिप। पुराने सिलेबस में इसकी वेटेज होती थी 10 से 12 नंबर की, और इस वक्त आई बिलीव की वेटेज तकरीबन 15 नंबर तक चली जाएगी। अगर उन्हें लीगल सिस्टम के बाद 45 नंबर अदर लॉ से पूरे करने हैं तो पार्टनरशिप इज अ गुड लॉ जिसमें से प्यारे सिनेरियोस बन सकते हैं। ये मुश्किल नहीं है लेकिन लॉजिकल बहुत है। मतलब इसमें थोड़ा सा सवाल घुमाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी जरा ज्यादा है। पार्टनरशिप 2 या 2 से ज्यादा बंदे मिलजुल के अगर एक सेटअप अपना बना लें तो ये बन जाएगी पार्टनरशिप। यहां तक बात क्लियर है? अब इसमें अगर ए, बी, सी और डी 4 पार्टनर्स हैं, ये चारों पार्टनर्स को मिला के हम कहेंगे पार्टनरशिप। चारों को मिला के हम क्या कहेंगे? पार्टनरशिप। आज से पार्टनरशिप का एक नया नाम आप जहन में रख लें, फर्म। आपने सुना होगा सीए की फर्म्स, फलाना फर्म। तो लॉ पार्टनरशिप के लिए जो वर्ड इस्तेमाल करता है वो है फर्म। डन? तो अगर 3-4 बंदे मिलजुल के पार्टनरशिप बना लें तो ये फर्म बन जाएगी। पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 2 प्रिंसिपल बहुत ज्यादा फॉलो होते हैं, एजेंसी का लॉ और जॉइंट प्रोमिसर्स का लॉ। जॉइंट प्रोमिसर्स क्यों?
अगर पार्टनरशिप नामी इदारे ने किसी थर्ड पर्सन से, अब तो आपको थर्ड पर्सन समझ आता है, थर्ड पर्सन का मतलब है कोई एक्सटर्नल पार्टी इनके अलावा, अगर पार्टनरशिप किसी थर्ड पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उस थर्ड पर्सन के लिए ये चारों जॉइंट प्रोमिसेस है। वही जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी, वही लॉसेस वाले मामले, वही कंट्रीब्यूशन वाले मामले, वही परफॉर्मेंस वाले मामले, कोई एक या सबके सब, और वो सारी बातें। एक चीज तो ये है कि जॉइंट प्रोमिसेस है, एक थर्ड पार्टी की नजर में ए बी सी और डी ये हैं जॉइंट प्रोमिसेस। दूसरी चीज, मिस्टर बी अगर अपनी फर्म के बिहाफ पे थर्ड पार्टी को कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, थर्ड पार्टी ने कहा मुझे ये चीज सप्लाई कर दें, और मिस्टर बी ने जाके सप्लाई कर दी, तो मिस्टर बी ने किसके बिहाफ पे सप्लाई की? फर्म के बिहाफ। तो टेक्निकली मिस्टर बी इज एजेंट ऑफ दिस फर्म। तो पार्टनरशिप में ये जितने भी पार्टनर्स हैं ये सब के सब अपनी फर्म के एजेंट हैं। फर्म का मतलब है सारी पार्टनरशिप। तो इसका मतलब ये है कि बी का ये जो एक्शन है ये बहैसियत एजेंट कंसिडर होगा, और इसके ऊपर इसकी फर्म लायबल होगी जिसकी तरफ से ये अपॉइंट हुआ। तो पार्टनरशिप में सारे लोग जॉइंट प्रोमिसर्स होते हैं, और उनमें से हर एक बंदा बाकी सारी पार्टनरशिप का एजेंट होता है, और पार्टनरशिप प्रिंसिपल के तौर पे काम करती है इन सारे पार्टनर्स के लिए। डन। तो हमने अभी तक ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप की कि दो या दो से ज्यादा बंदे जब मिलके एक बिजनेस शुरू करेंगे तो वो बिजनेस एक पार्टनरशिप होगी, और उस पार्टनरशिप के अंदर ये सारे जो लोग मिलके कर रहे हैं ये जॉइंट प्रोमिसेस कहलाएंगे, और इनमें से कोई एक भी पूरी फर्म के बिहाफ पे सबको लायबल कर सकता है। यहां तक बात क्लियर? अब बहुत सारे लोग, दो से ज्यादा लोग तो जगह जगह इकट्ठे हुए होते हैं, आप लोग भी तो दो से ज्यादा हैं, आप एक पर्पस के लिए इकट्ठे भी हुए हैं यहाँ पे। तो क्या मैं आप लोगों को मिला के पार्टनरशिप कहता हूं? नहीं, इसका मतलब है खाली दो से ज्यादा बंदे शर्त नहीं है, बिजनेस भी होना चाहिए, कुछ और शर्तें भी होनी चाहिए। तो अब जो पहला सवाल है पार्टनरशिप का, वो हम कभी भी किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को एक जगह इकट्ठे देखें तो हम उनको क्या कहें, क्या पार्टनरशिप कह सकते हैं या नहीं कह सकते? इसके लिए हमें पार्टनरशिप की निशानियां जाननी है। यहां तक बात समझ आ रही है? पार्टनरशिप की निशानियां, इसको हम टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं, टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। पांच बातें, पांचों की पांचों अगर पूरी हों किसी अरेंजमेंट में तो मैं कहूंगा वो पार्टनरशिप है। ध्यान से ये पांचों बातें हमने समझनी है। अगर एक ग्रुप ऑफ पर्सन में पांच फीचर्स हमें मिल जाएं, पांचों के पांचों, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये पार्टनरशिप है। इनमें से एक भी फीचर अगर मिसिंग हुआ तो हम कहेंगे वो पार्टनरशिप नहीं है। ये पार्टनरशिप के एसेंशियल एलिमेंट्स भी कहलाते हैं, और इसको हम टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। तो पेपर में एक बड़ा फेमस सा सवाल है आईकैप का कि वो एक सिनेरियो दे देता है कि चंद लोग आपस में मिलकर इस तरह से काम कर रहे हैं, बताओ ये पार्टनरशिप है या नहीं है। तो फिर आपने वो पांचों निशानियां देखनी होती हैं, और जो पूरी नहीं हो रही सामने सामने आप बता देंगे फलाना निशानी पूरी नहीं हुई। कई दफा तीन पूरी हो रही होती हैं और दो नजर नहीं आ रही होती कि हैं या नहीं है, तो फिर आप कह देते हैं कि भाई पांच में से तीन सामने नजर आ रही हैं, अगर ये दो भी हुई तो ये पार्टनरशिप है, और अगर ना हुई, वही बात हमने कहा है कि अगर ओपन सवाल हो तो थोड़ी सी अजम्पशन हम भी ले सकते हैं। ये पांचों निशानियां क्या है? पहली निशानी, दो या दो से ज्यादा लोग, टू और मोर पर्सन्स, यानी कि पार्टनरशिप में कम से कम दो लोग होंगे, ज्यादा से ज्यादा का अभी हमें नहीं पता। जी, ये इधर सफेद वाला तो नजर आ रहा होता है, वो अंदर जो लिखा हुआ है मैं पढ़ के बता देता हूँ, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स। हाँ, एक आध लाइट अगर कम करने से, वो वाली ट्यूबलाइट से कई दफा काम हो जाता है। जी, दो या दो से ज्यादा बंदों की जो कलेक्शन है उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। यहां तक बात समझ आ रही है? कितने ज्यादा?
पार्टनरशिप का लॉ खामोश है, पार्टनरशिप ने नहीं बताया कि कितने ज्यादा बंदे होंगे तो फिर हम कहेंगे कि हाँ भाई ये पार्टनरशिप हो सकती है, ये लोग साइलेंट है। कंपनीज एक्ट ने स्पेसिफिकली सेक्शन 9 में बताया है कि 20 बंदों से ज्यादा पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है ये लिमिट 2 से लेके 20 तक। कंपनी का लॉ ये कहता है, कंपनीज एक्ट ये कहता है कि अगर किसी जगह 20 से ज्यादा बंदे मिलजुल के कोई बिजनेस कर रहे हैं, उनको लाजमी कंपनी बनानी चाहिए। ये बात समझ आई? लेकिन फिर वो ये कहते हैं कि अगर चंद प्रोफेशनल्स हैं और वो 20 से ज्यादा हैं तो उनके ऊपर कंपनी बनाने की शर्त नहीं। प्रोफेशनल्स कहते हैं जो आपके अकाउंटेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो किसी खास प्रोफेशन के क्वालिफाइड लोग मिलजुल के, चंद पढ़े लिखे लोग जो अपनी इस तरह की प्रोफेशनल फर्म चला रहे होते हैं, तो रूल ये है कि वो 20 से ज्यादा भी हो जाए चलेगा। ठीक, ये ज्यादा बेहतर काम हो गया। तो 2 कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 20 से ऊपर जब आप जाएंगे तो पार्टनरशिप का कानून तो कुछ नहीं कहता, कंपनी लॉ ये कहता है कि भाई अब उसके बाद आपको लाजमी कंपनी बनानी पड़ जाएगी। तो ये कंपनी लॉ ने हमें बताया है कि 20 से ऊपर आपको लाजमी कंपनी बनानी पड़ जानी है। डन। फिर एक बैंकिंग का लॉ है, वो कहता है कि अगर एक पार्टनरशिप बैंकिंग का बिजनेस कर रही है तो 10 से ज्यादा पार्टनर्स नहीं होने चाहिए, और अगर वो 10 से ज्यादा हुए तो फिर उनको बैंकिंग कंपनी बनाने की जरूरत है। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे जी पार्टनरशिप में कम से कम कितने बंदे होते हैं, तो आप कहेंगे कम से कम तो 2 होते हैं, ये तो तय है। 2 बंदे होंगे तो पार्टनरशिप, अकेले बंदे की पार्टनरशिप नहीं होगी। फिर वो पूछे ज्यादा से ज्यादा, तो आपने कहे भाई पार्टनरशिप का एक्ट खामोश है इस बारे में, ये बड़ा जदीद एक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आपका पड़ा था? 1872। ये उससे कोई तकरीबन 60 साल बाद का है, 1932 का कानून। तो यानी कि हमारे सिलेबस का ये एक बड़ा जदीद सा कानून है। देखें, जस्ट 1932 का, इतना पुराना थोड़ी है। आप तो 1800 की उसमें भी सदी का लॉ पढ़ चुके हुए हैं। तो उनको बताना है कि भाई बैंकिंग का लॉ ये कहता है कि 10 से ज्यादा बंदे बैंकिंग बिजनेस पार्टनरशिप के तौर पे नहीं चला सकते, और कंपनी का लॉ ये कहता है कि 20 से ज्यादा बंदे कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप के तौर पे नहीं चला सकते, उन्हें कंपनी बनना पड़ेगा, लेकिन अगर वो प्रोफेशनल्स हैं तो 20 से ऊपर जा सकते हैं। तो पहली हमारी जो डिबेट है वो ये है कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं। पार्टनरशिप कहते हैं कम से कम 2 या 2 से ज्यादा बंदों की एक ऐसे अरेंजमेंट को जिसमें वो मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो कम से कम 2 वाली बात समझ आ गई। पहली निशानी, 2 बंदे कम से कम होने चाहिए, ज्यादा कितने होने चाहिए लॉ खामोश है, लेकिन किसी और लॉ ने 20 और 10 का हमें बताया। तो अगर आपको पता लगे कि एक बंदा उसने बड़ा जबरदस्त अरेंजमेंट बनाया हुआ है, बड़ा जबरदस्त उसका बिजनेस है, उसके बहुत सारे एम्प्लॉइज भी उसमें हैं, तो बताओ ये पार्टनरशिप है या नहीं? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ये पार्टनर्स 2 नहीं है, अकेला ओनर है और उसके नीचे एम्प्लॉइज हैं। पार्टनर का मतलब है जो हम पल हैं, जो सारे ओनर्स हो, जो सबके सब एक दूसरे से बराबर रैंक के हो, या कम से कम चलो कोई छोटा बड़ा हो लेकिन वो हो सब ओनर्स। तो कम से कम 2 या 2 से ज्यादा लोगों की इस अरेंजमेंट को हम कहेंगे पार्टनरशिप। पहली निशानी। दूसरी निशानी, इनके दरमियान एग्रीमेंट मौजूद होना चाहिए। एग्रीमेंट, लॉ ये कहता है कि ये एग्रीमेंट जबानी भी हो सकता है और लिख के भी हो सकता है। जबानी भी हो सकता है, लिख के भी हो सकता है, बट वो प्रेफर करते हैं कि लिख के करो, क्योंकि लिख के नहीं करेंगे तो कल को बहुत सारे मसलों मसाइल आ जाएंगे। तो फिर पार्टनर्स क्या करते हैं, एक कागज बनाते हैं पार्टनरशिप का एग्रीमेंट, इसको वो कहते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, और उसमें आपस में सारी बातें तय कर लेते हैं। मेरा एक सवाल है, सारी बातें तय करने से क्या मुराद है? क्या क्या तय करते होंगे आपस में? कितना कितना हिस्सा है, कितने पार्टनर्स होंगे, प्रॉफिट की रेशो क्या होगी, ड्यूरेशन क्या होगी पार्टनरशिप की, कोई खास काम के लिए बनी है या बस बन गई है चलो जब देखा जाएगा जब खत्म करनी होगी, कितना कैपिटल होगा, शेयर कहना मुनासिब नहीं है, कितना कैपिटल होगा इसका,
लॉसेस में कंट्रीब्यूशन वगैरह कौन कौन करेगा, अगर लॉस हो गया तो कौन कौन भरेगा उसे, प्रॉफिट के केस में किस किस को कितना कितना हिस्सा मिलेगा, और पार्टनरशिप का क्या नाम होगा, क्या बातें तय कर लेनी चाहिए, कौन कितने पैसे लेके आएगा, कौन स्किल्स प्रोवाइड करेगा। जरूरी थोड़ी कि सभी सिर्फ पैसे वाले पार्टनर हो सकता है कोई पैसे लेके आए, कोई स्किल्स प्रोवाइड करे। स्किल्स प्रोवाइड कर रहा है उसको तनख्वाह मिलेगी या सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, जो पैसे लेके आ रहा है उसको सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा या अपने पैसे पे सूद भी मिलेगा। असल में जिस टाइम पे आप इंट्रो में पार्टनरशिप पे पहुंचे उस वक्त सितंबर आया, वो आया हुआ था, जुलाई आया हुआ था, अचानक से एग्जामिशन ऐसी अनाउंस हुई कि उसके बाद आपने पार्टनरशिप का जो अकाउंटिंग का वो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा। अगर वो बहुत अच्छे से पढ़ा होता तो ये चैप्टर तो फिर बिल्कुल ही हलवा हो जाता। खैर अभी भी इतना मुश्किल नहीं है, कहने का मतलब वो पढ़े हुए होते तो फिर तो आप मेरे से पहले बता रहे होते। तो पार्टनरशिप के इस एग्रीमेंट में आपस की रेशो क्या होगी, कौन कितना काम करेगा, कौन सैलरी लाएगा, कोई पैसे लेके आएगा, पैसे वाला कितना परसेंट प्रॉफिट का हिस्सा लेगा, जो मेहनत कर रहा है वो कितने परसेंट हिस्सा लेगा, जो मेहनत कर रहा है क्या उसको इजाफी सैलरी भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, जो पैसे लेके आ रहा है क्या उसको इजाफी इंटरेस्ट भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, लॉसेज हो गए तो कौन कौन जिम्मेदार होगा, बिजनेस क्या करेंगे, कितने अरसे तक करेंगे, मतलब इतनी सारी बातें हैं। लॉ ये कहता है जितनी ज्यादा से ज्यादा लिख लो उतना अच्छा है। जी अब अगेन ये डिपेंड करता है कि वर्ड नोशनल अभी बाकियों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा। हाँ अब होता ये है कि बेसिकली नोशनल का कॉन्सेप्ट होता है कि कई दफा आप एक मार्केट का अंदाजा लगाते हैं सैलरी का, कि यहाँ पर अगर एक बंदा एफर्ट कर रहा है और इतनी एफर्ट हम किसी और बंदे से करवाते हैं तो हम उसको कितने पैसे देते हैं। तो हम इसको अगर वो सैलरी नहीं दे रहे और इसको प्रॉफिट का एक अच्छा हिस्सा दे रहे हैं तो काम चल गया। तो इसलिए बजाय इसके कि आगे जाके अचानक से मेहनत करने वाले को लगे कि भाई मेरे दम पे सब चल रहा है और मुझे तो तनख्वाह भी कोई नहीं दे रहा, सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा, सब घर बैठे रहते हैं, मेरा और सबका हिस्सा बराबर है प्रॉफिट का, उन्होंने शुरू में पैसे दिए थे आज तो मैं मेहनत कर रहा हूं। तो दिस इज गुड कि शुरू में डिफाइन कर लें कि कौन कौन मेहनत कर रहा होगा, कौन कौन पैसे दे रहा होगा, किसको तनख्वाह अलावा से मिलेगी, किसको सिर्फ प्रॉफिट शेयर मिलेगा। प्रॉफिट शेयर सबको मिलना लाजमी है, कम ज्यादा हो सकता है, कम ज्यादा क्यों होगा, किसी ने 1 करोड़ दिया होगा तो कोई 15 लाख कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, कोई फुल डे काम कर रहा होगा तो कोई 2-3 घंटे के लिए काम कर रहा होगा। तो आज हमें बैठ के इस कमरे में नहीं पता कि इनमें से मेहनत कौन ज्यादा कर रहा है, इनमें से पैसे कौन ज्यादा लेके आ रहा है, हमें बस ये पता है कि जब ये लोग इकट्ठे हों तो इनके लिए जरूरी है कि ये आपस में मिल के तय कर लें कि क्या होगा और किस तरह से होगा। तो कानून ने ये कहा है कि आप एक एग्रीमेंट बनाओ, ओरल भी हो सकता है, जबानी भी हो सकता है गवाहों की मौजूदगी में, लेकिन रिटर्न होगा तो उन्होंने उसको प्रेफर किया। अगला सवाल, क्या ये डीड बना के कहीं रजिस्टर कराना जरूरी है या नहीं है। पाकिस्तान में अनरजिस्टर्ड भी चल सकते हैं और रजिस्टर भी कर लें तो उसके अपने फायदे हैं, बट पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। मेरा ख्याल था कि जब आईकेएप इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा तोड़ेगा और खाली बिजनेस लॉ पे आएगा तो हो सकता है पार्टनरशिप का पूरा कानून हमारे सिलेबस में डाल दे, लेकिन उन्होंने पिछले वाले में से कुछ चीजें डिलीट करके और उसके 3 चैप्टर बना दिए। पता नहीं किस मूड में बैठा था एग्जामिनर, मैं इसलिए कह रहा हूं भाई ये बहुत आइडियल चांस है, निकाल लें इस दफा। इनको जब समझ आ गई ना कि इन्होंने क्या कर दिया है, वहीं उन्होंने सिलेबस को रिवैम्प कर दिया। तो ऐसे में पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें तमाम बंदों के सारे राइट्स क्या होगा, किस तरह से होगा, ये बता दें। पार्टनरशिप की ड्यूरेशन क्या होगी, पार्टनरशिप ये भी हो सकता है कि आप कहें कि 3 साल के लिए, 3 साल खत्म होती खत्म। आप यूं भी कह सकते हैं पार्टनरशिप हमारे दरमियान है, ये ब्रिज हमने तामीर करना है, जब ब्रिज तामीर हो गया पार्टनरशिप खत्म। और यूं भी हो सकता है कहेंगे हम पार्टनरशिप शुरू करते हैं, जब किसी को मसला हो नोटिस दे तब हम बंद कर देंगे पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप वो कहलाएगी जिसमें पार्टनर्स के दरमियान एक प्रॉपर अरेंजमेंट हो, जिसमें हर चीज तय हो। लिखा होना मैंडेटरी नहीं है लेकिन हाईली सजेस्टेड है कि लिखा हो। प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपके लिए कभी भी किसी के साथ पार्टनरशिप शुरू करें तो हवा में मत रखें चीजों को, बेशक एक सादा कागज पे लिखें लेकिन कम से कम राइटिंग में ले आए, क्योंकि गलतफहमी बहुत ज्यादा जल्दी ट्रेवल करती है। तो जितना अच्छा लिखा होगा, हर चीज जितनी डिटेल में लिखी हुई होगी, उतना ही इन पार्टीज के फायदे में होगा। डन, एक स्टेप आगे चलते हैं। तीसरी शर्त, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट शेयर करना। एक मिनट, एक भाई ने कहा कि वीडियो एक जगह पॉज हुई हुई है, सही चल रही है ऑनलाइन में, मुझे फीडबैक जी एक दफा बता दें। आवाज, स्क्रीन, कैमरा तीनों चीजें क्लियर है? ओके डन, ठीक है।
शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का हिस्सा। मुझे एक बात बताएं, क्या पैसे वाले का प्रॉफिट में ज्यादा हिस्सा होगा या सर्विस प्रोवाइडर का? बड़े मेटीरियलिस्टिक लोग हैं, मतलब मेहनती इंसान की कदर ही नहीं है। यानी इधर स्कैन ने पैसा लगाया हुआ है, मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आप कहेंगे जी सारा स्कैन खा जाए। खाता तो स्कैन ही है वैसे। खैर, कहने का मतलब ये है कि एक बंदा पैसा लेके आ रहा है और एक बंदा सर्विसेज लेके आ रहा है, और उसमें से किसका ज्यादा शेयर होना चाहिए, आपने तो ठका ठक एब्सोल्यूट जवाब दे दिया। ये सोचा भी नहीं कि वो बिजनेस किस नौयत का है। अब एक तो जालिम इकोनॉमिक्स भी नहीं ना पढ़ के आए आप। क्या पता बिजनेस चली सर्विस लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव याद है कुछ कुछ? ठीक है जी, एएफसी के भोले भाले बच्चे। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहां इंसान मेनली चीजें जनरेट कर रहा होता है। ज्यादातर ये जो एचआर बेस्ड होते हैं, ज्यादातर जो इस तरह के सर्विस प्रोवाइडर, जैसे लॉयर्स की एक फर्म हो, तो वहां पैसे का काम ना होने के बराबर है, और असल काम है उन लॉयर्स का कि वो लॉ वाले किस तरह से। ऑडिट फर्म में पैसे ना होने के बराबर चाहिए, लेकिन स्किल्स आपको चाहिए बड़े हैवी लेवल पे। तो कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो स्किल्स डिपेंडेंट होते हैं, वो जो सर्विस प्रोवाइडर्स के बल पे चल रहे होते हैं। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो पैसे पे चल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बड़ी सी फैक्ट्री लगाना जिसमें लाखों करोड़ों रुपए का आपने प्लांट लगा दिया, मशीनें रख दी, अब उसमें कोई भी एक ऐसा बंदा जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसको बुला के उससे काम करा दो, आपका वो काम चल जाएगा। तो ये बिजनेसेस शायद ह्यूमन रिसोर्स पे इतना डिपेंड नहीं करे जितना पैसे पे, मशीन पे और इन पे डिपेंड करे। तो इसलिए ये कहना मुनासिब नहीं है कि जी पार्टनरशिप में फलाना को ज्यादा ऐसा मिलेगा, फलाना को ज्यादा। ये पूछने की जरूरत है कि बिजनेस किस नौयत का है। तो इसका मतलब ये है कि पार्टनर्स जब बैठेंगे तो वो तय करेंगे कि वो कौन से बिजनेस में, और उस बिजनेस में उन्हें क्या क्या शेयर रखना है। पैसे वाले की वेटेज क्या होगी और सर्विस वाले की वेटेज क्या होगी। अच्छा, पैसा लाने वाला बहुत ज्यादा पैसा लेके आ रहा है तो उसकी क्या वेटेज होगी। तो फॉर एग्जांपल 4 लोग हैं, ए, बी, सी और डी। हम ये बात करते हैं कि ए लेके आया 10 लाख, बी लेके आया 2 लाख, सी फुल टाइम 8 आवर्स डेली काम करेगा और डी डेली 2 घंटे काम करेगा। तो इन्होंने पहले ये तय कर लिया कि 10 लाख का कैपिटल इज इक्वल टू 8 आवर्स की ड्यूटी। तो इन्होंने ये कह दिया है कि चलें ठीक है जी, हम एक काम कर देते हैं कि इन दो को 30-30% शेयर दे देते हैं, या इवन 35-35% शेयर दे देते हैं। अब बच गया 30% शेयर। तो उस वक्त आप देखें कि इस वक्त 2 लाख कितना जरूरी है, 2 आवर्स कितने जरूरी हैं, इनमें से ज्यादा काम कौन करता है, और उस हिसाब से डिवाइड कर दें। और मैंने फिर थोड़ा सा बेनोवलेंट साइड पे रखा, हो सकता है ये जो 35-35 वाले हैं ये 40-40% ले रहे हैं। कहने का मतलब है एनी परसेंटेज इनके दरमियान हो सकती है जो मिला के 100% बन जाए। चाहे एक बंदे को थोड़ी सी एफर्ट, थोड़े से पैसे पे 1% शेयर भी दे रहे हैं, शेयर देना जरूरी है। देयर मस्ट बी नो पार्टनर विदाउट एनी शेयर। ऐसा नहीं होगा कि एक बंदा कहेगा कि मैं पार्टनर हूं लेकिन चलो छोड़ो मैं शेयर नहीं लेता। पार्टनरशिप कहेंगे ही उसे जिसमें सबके सब कम से कम प्रॉफिट के हिस्सेदार हैं। जरूरी नहीं कि सबके सब लॉस के हिस्सेदार भी हो सकता है पैसा देने वाला कहे यार मैंने 10 लाख रुपए दे दिए और तुमने मेरा शेयर बराबर रखा उस मेहनत करने वाले की, अब अगर लॉस हुआ तो मेरे जिम्मे नहीं आएगा, मैं सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सेदार। दिस कैन हैपन कि लॉस के हिस्सेदार सब ना हो, लेकिन प्रॉफिट का हिस्सेदार सबका होना बुनियादी शर्त है। तो हो सकता है कि अब आपको सिनेरियो में कंफ्यूज करे कि चंद लोग हैं मिलजुल को आपस में तय किया हुआ है कि हम सब लॉस का 10-10% लेंगे, 10 बंदे हैं, प्रॉफिट उनमें से कुछ को मिलेगा कुछ को नहीं मिलेगा, तो बताओ क्या ये पार्टनरशिप है? तो आप कहेंगे नहीं। पार्टनरशिप कब कहेंगे? जब सबके सब प्रॉफिट के कम से कम हिस्सेदार हो। तो इसका मतलब एसेंशियल एलिमेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट है, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है। तो इन सबको प्रॉफिट का हिस्सेदार होना पड़ेगा, चाहे वो कम मेहनत कर रहे हैं चाहे ज्यादा पैसे लेके आए चाहे कम, चाहे 1% शेयर है चाहे 90% शेयर, लेकिन शेयर ऑफ प्रॉफिट सबके लिए लाजमी है। जी जी, अब सवाल ये है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या इसके अंदर आ सकेगी या नहीं। थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो मैं एक और एलिमेंट डिस्कस करूंगा, वहां से नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा साइड पर।
थोड़ा सा ही आगे जाएंगे, एक जो इससे बिल्कुल साथ वाला गोला है वो ऐसी ही बात कर रहा है जी। यहां तक बात समझ आई जी। लॉसेस के लिए आपस में देखें, इन्होंने तय कर दिया कि हम में से कोई मतलब 3 पार्टनर हैं जिनका तय हो गया कि ये लॉस बेयर नहीं करेंगे। जॉइंट प्रोमिसेस का कानून याद है, ये इन्होंने आपस में तय किया है कि लॉस बेयर नहीं करेंगे। थर्ड पर्सन तो किसी को भी पकड़ लेगा, किसी को पकड़ के उससे लॉस रिकवर कर लेगा, फिर उसका क्या राइट है जिससे लॉस रिकवर हुआ, बकाया सबसे। तो ऐसे में ये आपस में बिटवीन द पार्टनर्स इन्होंने तय कर लिया है कि लॉस कैसा नहीं है, लेकिन थर्ड पर्सन की नजर में सब बराबर है, वो इनमें से किसी से भी रिकवर करवा ले, फिर बाद में आपस में तय करते फिरेंगे कि हमने कब किसको किसने कितना हिस्सा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्टनर्स आपस में कम से कम शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तय करेंगे, लेकिन लॉस का शेयर तय करना जरूरी नहीं। डन, ये हो गया तीसरा एलिमेंट। चौथा जरूरी एलिमेंट, दिस शुड बी बिजनेस। थोड़ा सा अगर स्क्रीन को अब लेफ्ट पे कर दे, यानी राइट पे कर दे, मुझे लेफ्ट साइड पे मार्जिन मिल जाए। ठीक हो गया जी। मजे की बात है, मुझे कलर भी नहीं चेंज करना दे रहा, कोई बात, हम पर्पल से ही भर देंगे। देयर मस्ट बी अ बिजनेस। बिजनेस किसे कहते हैं? कारोबार को। आप लोग जो पढ़ रहे हैं क्या बिजनेस कर रहे हैं? हालांकि आप लोग कुछ ना कुछ काम की बात तो कर रहे हैं, तो क्या हर काम बिजनेस कहलाता है? कौन सा काम बिजनेस कहलाता है? जिससे प्रॉफिट हो। चले, मैंने एक दफा एक काम शुरू किया और उसमें मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, तो वो बिजनेस नहीं था। हाँ, तो आपने जो कहा बिजनेस वो होता है जिसमें प्रॉफिट हो, जिसमें नियत प्रॉफिट की। एक ऐसा कारोबार, एक ऐसा वेंचर जो आप फॉर इंटेंशन ऑफ प्रॉफिट क्रिएट करें। आपको बाद में लॉस हो जाए वो अलग चक्कर है, लेकिन एक ऐसा तरीका, एक ऐसा काम जो आपने इस इरादे से किया है कि इससे हमें कोई नफा हो, इससे हमें कोई कमर्शियली फायदा हो, तो वो आपका प्रॉफिट। तो बिजनेस कोई भी एक्टिविटी जिसका एम हो प्रॉफिट जनरेशन। आप क्लास में पढ़ रहे हैं, आप पार्टनरशिप नहीं है, लेकिन अगर स्कैन्स ने कुछ टीचर्स के साथ मिलके आपको पढ़ाया ताकि स्कैन्स एक एक्टिविटी कर सके जिससे कुछ प्रॉफिट भी आ सके, तो इसको हम कहेंगे कि ये बिजनेस है, ये एजुकेशन के बिजनेस में। लेकिन आप बिजनेस में नहीं है, आप पढ़ने आए हुए, आप कस्टमर हैं, आपने पैसे दिए हुए हैं और आप इनकी प्रोडक्ट या सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि पार्टनरशिप उस काम को कहेंगे जिसमें वो सारे लोग जिनको हमने आपस में इन्वॉल्व बताया है, उनका मकसद प्रॉफिट जनरेट करना हो। इसका मतलब क्या हुआ? नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। पार्टनरशिप कभी भी नॉट फॉर प्रॉफिट बेसिस पे नहीं होगी। पार्टनरशिप का मेन एम ये होगा कि सम पीपल आर गैदर्ड टू डू अ बिजनेस, एंड बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकन टू अर्न प्रॉफिट। पता नहीं आप लोगों को इकोनॉमिक्स वाली बातें कुछ कुछ याद है? अच्छा, कुछ लोगों ने सिरे से नहीं पढ़ी। हाँ, इस वक्त क्लास में भी तो 2 लोग बैठे हुए हैं ना, कुछ जो इकोनॉमिक्स पढ़ने की नियत करते रहे और जब पढ़ना शुरू किया एग्जाम्प्ट हो गई, और कुछ वो लोग हैं जो कि डायरेक्ट एएफसी से आए हैं। एएफसी में इकोनॉमिक्स नहीं थी, आगे आए इकोनॉमिक्स, पीछे चली गई, पीछे दे देता हूँ इकोनॉमिक्स आ गई थी। ये एक बड़ा मजाक हो गया है, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। मतलब जहां जहां ऐसी बात आती है हम थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो बिजनेस इज एनीथिंग जो कि प्रॉफिट की नियत से किया गया। चौथी शर्त। पांचवी शर्त, म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। वो सब के सब एक दूसरे के एजेंट हो, एक दूसरे के बिहाफ पे लायबल हो। यानी जैसे मैंने कहा कि ए बी सी डी, इनमें से बी आगे आया, उसने कोई काम किया, बी इज एन एजेंट ऑफ ए सी एंड डी, या मैं कह सकता हूं बी इज एन एजेंट ऑफ दिस कंप्लीट फर्म। ये जो ये सब मिला के हैं ये फर्म है। अगर मैं आपसे कहूं फर्म ने फलाना एक्शन किया, तो इसका क्या मतलब होगा? उसके पार्टनर्स ने ये एक्शन किया। पार्टनर में से किसी एक ने कर दिया या सब ने कर दिया। इसका मतलब है इनका वो एक्शन जो इन्होंने अपने फर्म के बिजनेस के लिए किया वो फर्म का एक्शन माना जाएगा।
इन चारों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, तो मैं कहूंगा इस फर्म ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। इन चारों ने किसी को धोखा दे दिया, मैं कहूंगा फर्म ने धोखा दे दिया। इनका वो एक्ट जो ये बिजनेस कैपेसिटी में रह के कर रहे हैं, वो किसका एक्ट कहलाएगा? वो फर्म का एक्ट कहलाएगा, पार्टनरशिप का एक्ट कहलाएगा। और इनमें से किसी ने अपनी जाती जिंदगी में कोई एक्शन किया फर्म की कैपेसिटी में ना रहते हुए, वो उसका जाती एक्ट कहलाएगा। तो इसका मतलब फर्म किसे कहते हैं? इन कलेक्टिव को। पार्टनर किसे कहते हैं? इंडिविजुअल्स को। और फर्म का एक्ट किसे कहते हैं? इनमें से किसी का भी एक्ट जो उसने फर्म की कैपेसिटी में रहते, फर्म की जिम्मेदारी में रहते हुए उसने जो किया, वो कहलाएगा। क्या यहां बात समझ आई? तो इनमें एक अरेंजमेंट होना बड़ा जरूरी है म्यूचुअल एजेंसी का। इनमें से एक बंदा काम करे और सब के सब बाउंड हो जाएं, तो ये कहलाएगा म्यूचुअल एजेंसी। डन। तो अब अगर आपको पेपर में एक सिनेरियो दिया हुआ है और उसमें शर्तें दी हुई हैं और आखिरी शर्त नहीं दी हुई, तो आप कहेंगे कि इफ देयर इज अ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन देम, तो फिर हम इसको पार्टनरशिप कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं। भाई कुछ कहना चाहते हैं? जी, अब सवाल ये है कि क्या ये अपने एम्प्लॉइज को प्रॉफिट का हिस्सा दे सकते हैं? दूसरा सवाल, क्या प्रॉफिट का हिस्सा दे देने से वो एम्प्लॉय पार्टनर बन जाएंगे? हर पार्टनर के लिए जरूरी है कि वो प्रॉफिट का हिस्सेदार हो, लेकिन हर प्रॉफिट का हिस्सेदार जरूरी नहीं कि वो पार्टनर हो। एक पार्टनर मर गया, उसकी बेवा से जाके एग्रीमेंट कर लिया, देखो तुम उसका शेयर तो हम, मतलब उसका जो एसेट्स में हिस्सा है वो तो तुम्हें देने में हमें साल लग जाएगा, इस दौरान जो मरा हुआ बंदा है उसका प्रॉफिट का जितना भी हिस्सा बनता था वो तुम्हें दे दिया करेंगे। वो बेवा पार्टनर नहीं है, लेकिन उसको प्रॉफिट का हिस्सा जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये दो बातें हैं, हर पार्टनर के लिए जरूरी है कि वो प्रॉफिट का हिस्सेदार हो, लेकिन हर प्रॉफिट का हिस्सेदार जरूरी नहीं कि वो पार्टनर हो। तो कुछ चीजें हमेशा रिवर्स काम नहीं करती। हो सकता है हर खिड़की से छलांग मार के नीचे गिरने वाला बच्चा मर जाए, जो भी जज्बाती हो जाए और तीसरे फ्लोर से छलांग लगा दे, तो हो सकता है हम कहें हर वो बच्चा जो खिड़की से छलांग लगाता है वो मर जाता है। लेकिन क्या हर मरा हुआ बच्चा इसलिए मरा हुआ है कि वो खिड़की से गिरा था? ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब है कि हर रिलेशन इनवर्स काम नहीं करता। तो हर पार्टनर शुड बी अ पार्टनर ऑफ प्रॉफिट, बट हर पार्टनर ऑफ प्रॉफिट इज नॉट नेसेसरी टू बी अ पार्टनर। तो प्रॉफिट का हिस्सा कुछ और लोगों को भी जाता है। कल हम इस पे बात कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। कुछ लोगों को प्रॉफिट का हिस्सा मिलता भी है, लेकिन वो पार्टनर नहीं कहलाते। क्यों नहीं कहलाते, ये एक अलग डिबेट है। भाई कुछ पूछना चाहते हैं? जी, सवाल ये पूछा गया कि अगर पार्टनर ने आगे से अपना कोई एजेंट अपॉइंट कर लिया, अगर तो वो उस पार्टनर का अपना जाती एजेंट है, अपना जाती एजेंट है, तो वो खुद जिम्मेदार है। और अगर उसने सबको बताया है कि ये मेरे बिहाफ पे आपका सारा काम करेगा और उन्होंने उसको ओन कर लिया कि हाँ भी ठीक है हम इसको बीच में शामिल कर लेते हैं, तो फिर वो जिम्मेदार होंगे। तो यानी कि अगर वो बगैर बताए खुद ही से ले आए तो गड़बड़ होगी। जी, सवाल आया ऑनलाइन में कि अगर इनमें से एक एसेंशियल अगर पूरा ना हो तो क्या पार्टनरशिप पूरी कहलाएगी? टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप ये है कि ये पांचों के पांचों एलिमेंट्स पूरे होने चाहिए। तो जब सवाल होगा उसमें पांचों ढूंढने हैं, कुछ मिल जाएंगे और कुछ ऐसा नजर आ जाएगा कि हो ये वाला तो एसेंशियल पूरा ही नहीं हो रहा। हो सकता है कहेंगे चार पार्टनर्स हैं, उन चार पार्टनर्स ने तय किया है कि तीन को प्रॉफिट कैसा मिलेगा, चौथे को सिर्फ सैलरी दिया करेंगे। तो हम कहेंगे नहीं, ये पार्टनरशिप नहीं है। आप उसको 1% भी दे देते शेयर विद सैलरी, हमें एतराज ना होता। तो शर्तें पांचों पूरी होनी चाहिए। कुछ सवालों में आपको तीन चार शर्तें मिलेंगी और एक आध नजर नहीं आ रही होगी, ना उसका इनकार नजर आ रहा होगा, ना उसका होना नजर आ रहा होगा। फिर क्या करेंगे? नीचे नोट लिखेंगे कि अगर तो ये तीन शर्तें पूरी हैं, अगर वो दो पॉइंट इनके अरेंजमेंट में मौजूद हैं तो दीज आर पार्टनर, नहीं मौजूद तो एग्जामिनर को बता देना है कि आपको शर्तें पता है, सवाल में पूरी नहीं है, ताकि उनके दोनों तरफ से उनके जवाब कवर हो जाए। तो पांचों बातें समझ आई? ये पांच बातें जिस अरेंजमेंट में होंगी वो पार्टनरशिप कहलाएगा। डन। कभी कभी एक अजीब सा कॉन्सेप्ट होता है जो कि दिखता पार्टनरशिप की तरह लेकिन पार्टनरशिप होता नहीं है। उसको हम कहते हैं को ओनरशिप। को ओनरशिप।
मैंने नीचे लिख दिया, जरा लेफ्ट पे लिख देता हूँ, को ओनरशिप। उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग एक एसेट को शेयर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, दो भाई हैं, एक घर कंबाइंड उनके नाम पे है, ऊपर वाला फ्लोर एक भाई का और नीचे वाला फ्लोर एक भाई का। उन दोनों ने अपना अपना फ्लोर किराए पे दिया हुआ है और अपने अपने फ्लोर का आया हुआ किराया वो भाई खुद ले लेते हैं। फर्स्ट करें दोनों फ्लोर का किराया भी बराबर हो, दोनों फ्लोर 50,000 किराए पे चढ़े हुए हैं, तो ऊपर वाले 50,000 ऊपर वाला भाई ले लेते हैं, नीचे वाला 50,000 नीचे वाला भाई ले लेता है। इन दोनों ने उस घर को रेंट पे चढ़ाया हुआ है, लेकिन अपने अपने पोर्शन को रेंट पे चढ़ाया हुआ है, तो ये पार्टनरशिप नहीं है, ये को ओनरशिप है। एक एसेट के हिस्सेदार है और वो अपने अपने हिस्से से अपना अपना कमा रहे हैं। अगर ये दोनों मिलके कहते हैं कि आओ मिलके इस पूरे घर को किराए पे चढ़ाएं, और घर को किराए पे चढ़ाते और फिर घर से आने वाले खर्चे, इनकम से खर्चे वगैरह माइनस करके जो प्रॉफिट होता वो आपस में किसी रेशियो में डिवाइड कर लेते, तो फिर मैं कह देता ये बिजनेस है, ये पार्टनरशिप है। तो को ओनरशिप में क्या होता है, कई दफा वो एक एसेट के हिस्सेदार होते हैं, वो अपने अपने हिस्से का कमा रहे होते हैं और अपने अपने हिस्से का खर्च कर रहे होते हैं, तो ऐसे में वो एसेट के हिस्सेदार होते हैं लेकिन बिजनेस के हिस्सेदार नहीं होते। तो ऐसी चीज को हम नॉर्मली कहते हैं को ओनरशिप। यहां तक किसी भी किस्म का कोई भी कंफ्यूजन किसी भी जगह अगर आपको है तो मुझे बताएं। ये कह सकते हैं कि जब 5% बड़े हैं, अगर कोई भी मिस हो गया तो जी, एक भाई ने पूछा कि क्या हम ये कह सकते हैं कि इन पांचों में से अगर एक भी एसेंशियल मिस हो गया तो ये को ओनरशिप हो जाएगी? नहीं, को ओनरशिप की अपनी एक दुनिया है। को ओनरशिप में एक खास शर्त पूरी होनी जरूरी है ना, कि कुछ लोग एक एसेट के हिस्सेदार हो और अपने अपने हिस्से का एसेट किराए पे दिया हुआ हो। लेकिन देखिए ना, बहुत सारी और शर्तें भी हैं, तो जरूरी नहीं कि एक भी शर्त मिस हो जाए तो हम खामखा कहते हैं को ओनरशिप। को ओनरशिप को समझना जरूरी है कि दो या दो से ज्यादा बंदे किसी एसेट को मिलके कंबाइंड ओन कर रहे हैं और उस एसेट से आने वाली इनकम का उतना उतना फीसद ले रहे हैं जितना जितना उनका उस एसेट में हिस्सा है। वो एसेट उनका अलग अलग है, फर्म का एसेट नहीं है। अगले चैप्टर में हम ये भी बात करेंगे कि फर्म का एसेट क्या होता है और इंडिविजुअल्स का एसेट क्या होता है। यहां तक जी जी, अगर दो लोग, सवाल आया, दो लोग मिलके एक एसेट खरीदते हैं, उस पे खर्चा कराते हैं मिलके, उसको बेचते हैं, उससे आने वाला पैसा मिलके लेते हैं और उसको आपस में एक खास रेशियो से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये पार्टनरशिप बनती है। लेकिन अगर ये घर ये दोनों भाई बेच दें और आने वाली रकम आधी आधी डिवाइड कर लें, तो ये पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपना अपना हिस्सा बेचा है। इसलिए ये जरूरी क्या है, एजेंसी जरूरी है कि ये एक दूसरे के बिहाफ पे काम करें और वो इस नीयत से काम करें कि हमारी पार्टनरशिप है। अगर हर बंदा सिर्फ अपने अपने हिस्से को देख रहा है तो वो पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप कब है? जब वो दोनों भाई मिलके कहें यार हमारा कंबाइंड बिजनेस ये है कि ये घर है, आओ पैसे जोड़ते हैं इकट्ठे, इस घर की रेनोवेशन कराते हैं, फिर मिलके इस घर को बेचते हैं और उस घर के बिकने से जो पैसा आया हो वो 50% तुम रख लेना, 50% मैं रख लूंगा, तो ये पार्टनरशिप बन जाएगी, अगर तो उन्होंने मिलजुल के काम किया है। और अगर वो अपने तौर पर स्टैंड अलोन अपने अपने हिस्से की बात कर रहे हैं तो फिर वो पार्टनरशिप नहीं है। तो पार्टनरशिप में एक फर्म का पार्टनरशिप का होना बड़ा जरूरी है। जी जी, इसी केस में देखा जाए तो रिटर्न एग्रीमेंट तो नहीं है दोनों का, ये अब डिपेंड करता है। मैंने कब आपको बताया कि इन दोनों ने लिखत पढ़त नहीं की थी, ये तो आपने ज्यूम किया। और ये बात भी मैं आपको याद करा दूं कि मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि राइटिंग में नहीं होगा तो पार्टनरशिप ही नहीं होगी। ओरल भी हो सकता है, लेकिन रिकमेंडेड क्या है, पसंदीदा क्या है? ओरल में वो मकरू है, हराम नहीं है, मतलब चल जाएगी, वो भी पार्टनरशिप है लेकिन अच्छी पार्टनरशिप नहीं है। अच्छी पार्टनरशिप है जिसमें जितनी ज्यादा लिखत पढ़ा तो उतना ज्यादा आगे जाके कंफ्यूजन कम से कम आएंगे। जी बिजनेस का मतलब जरूरी है ना, वो घर लेंगे वो तो बिजनेस तो नहीं है, वो प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह काम होगा। जी, बिजनेस का होना बड़ा जरूरी है। बिजनेस कैसे कहते हैं? एनी एक्टिविटी जो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए की गई। अब चाहे वो घर खरीद के उसकी रेनोवेशन करके बेचें, ये भी एक एक्टिविटी अगर नियत प्रॉफिट की है। हाँ, अगर घर लिया था इसलिए कि रेनोवेट करा के खुद रहा करेंगे दोनों भाई प्यार मोहब्बत से, तो ये फिर पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि इरादा बिजनेस नहीं था। बिजनेस का इरादे का मतलब है कोई भी ऐसी एक्टिविटी और जिसको प्रॉफिट कमाने के लिए किया गया हो, तो बिजनेस कैन बी एनी सच थिंग। बेहतरीन बात कर दी, दो लोग अगर मिल के, इसमें वर्ड मिलकर बड़ा इंपॉर्टेंट है,
मिल के काम कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप है। एसेट सेम है लेकिन अपने अपने हिस्से में डील कर रहे हैं, को ओनरशिप। कानून से पूछते हैं जी पार्टनरशिप और को ओनरशिप में फर्क। जी सर ये एक क्वेश्चन है कि ओनर्स रिलेटिव भी हो सकते जी, अब को ओनर रिलेटिव हो या ना हो इससे लीगली हमें फर्क नहीं पड़ता, ज्यादातर ये रिलेटिव होते हैं ज्यादातर, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ये अलग अलग लोग भी हो सकते हैं, तो ये कोई जरूरी शर्त नहीं है कि ये रिलेटिव हो या ना हो। कानून से पूछते हैं, कानून से तब पूछेंगे जब मुझे स्लाइड आगे करने थे। होश में आओ भजन, जागो, नहीं वो गलत वाली आ गई है। पार्टनरशिप और को ओनरशिप, हाँ कई दफा ये भी प्रॉब्लम करता है। अब आ गया, नीचे भी आ गया। पार्टनरशिप फर्म एग्रीमेंट से बन जाती है और को ओनरशिप में जरूरी नहीं कि आपस में एग्रीमेंट भी हो, क्योंकि आप तो अपने अपने हिस्से को डील कर रहे हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस जरूरी है, जबकि यहाँ बिजनेस जरूरी नहीं, हर बंदा अपने हिस्से को डील कर रहा है, अपना काम कर रहा है, किराए पे दे ना दे। इसके मिनिमम 2 हैं और मैक्सिमम 20 है, अदर देन बैंकिंग या अदर देन वो जो प्रोफेशनल्स की फर्म। इसके मैक्सिमम नंबर्स पे कोई पाबंदी नहीं। इसमें शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट है और यहाँ पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं है। यहाँ पार्टनर एजेंट है अपनी फर्म का, को ओनर एक दूसरे के एजेंट नहीं है, वो अपने अपने ब्याह पे अपने अपने लिए काम कर रहे हैं, वो दूसरे की प्रॉपर्टी के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। फिर आखिरी वाला पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकल है, अभी आपको नहीं समझ आएगा। पार्टनर अपना हिस्सा पार्टनरशिप में बाकियों से पूछे बगैर किसी को नहीं दे सकता। ऐसा नहीं है कि एक दिन जो है वो किसी को साथ ले आए और बाकियों से क्या, देखो कितना अच्छा सा इंसान लग रहा है, आज से ये मेरी जगह पार्टनर है, मेरा 25% इसको दे दिया करना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कभी भी बाकियों से पूछे बगैर किसी और बंदे को अपना हिस्सा ट्रांसफर करते हैं, अपना इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट का मतलब है अपना हिस्सा। जबकि को ओनरशिप में अगर मेरे पास 50% हिस्सा है किसी एसेट का, मैं किसी और को बेच दूं बगैर दूसरे को ओनर से पूछे, ये इजाजत है। अगर मैं अपना हिस्सा सेपरेटली सेल कर रहा हूं तो ये इजाजत है। तो ऐसे में को ओनर कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट, अपना हिस्सा, विदाउट गेटिंग कंसेंट फ्रॉम अदर। हिस्से में फिर सारी चीजें आ जाती हैं। ये अपना हिस्सा जब आप किसी दूसरे को देते हैं तो उसके पास क्या क्या राइट्स और क्या क्या मामलात होते हैं, ये हमने चैप्टर 13 में जाके पढ़ना है इंशाल्लाह, मजीद आगे जाके। ये बहुत दूर नहीं है चैप्टर, आसपास ही है। जी यहां तक बात समझ आई? वो टाइम आ गया जिसका बड़े अरसे से आप इंतजार कर रहे थे, कोई ऐसा दिन जिसमें टाइम से छुट्टी हो जाती हो। याद है आप अक्सर जो है वो, जब मैं 1:45 से ऊपर जा रहा होता था तो आपकी आंखें भर्राज जाती थी, आपकी आवाज पथरा जाती थी और आप कहते थे सर जी खुदा दा खौफ करें। आज इसमें पिछले दिन के सवाल नहीं थे तो जिंदगी आसान हो गई। टेस्ट में मैसम भाई की खूबसूरत आवाज में आप लोगों को वॉइस नोट पे पता लग जाएगा। ये भाई कुछ कहना चाहते हैं, एक सवाल सुन लेते हैं। पार्टनरशिप का कम से कम ड्यूरेशन कितना होगा? 5 मिनट भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब दे कैन फिक्स एनी टाइम। कल हम इस पे बात करेंगे कि टाइम फिक्स कर लें तो क्या होगा, टाइम फिक्स नहीं करें तो क्या होगा। किताब दिखाएं तो मैं आपको बताऊं कौन कौन से पेजेस पे क्या क्या पढ़ सकते हैं। जी जो पोस्ट रिजल्ट में हजरात आए हैं, कल एक अच्छा आइडिया आया था स्टूडेंट की तरफ से, आप लोगों का एक ग्रुप तो बना देंगे लेकिन वो एडमिन ओनली होगा, तो उसमें हमारी तरफ से आपको सारे पैगाम मिल जाया करेंगे। जैसे कि ये जो किताब है इसका सॉफ्ट में लिंक उस ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है? तो किताब आपको सॉफ्ट में मिल जाएगी, मेरे ख्याल में हार्ड में शायद पोस्ट वालों को नहीं मिलेगी। कॉलेज जो है वो जो ज्यादा पैसे देते हैं उनको किताब देता है, लेकिन बहरहाल मैं एक दफा किताब में बता दूं आपने पढ़ना क्या है। आपने पेज 50 और 51, पेज 50, 50 और 51 ये आपने पढ़ना है। लेकिन 51 पे जो हेडिंग नंबर 5 के नीचे एक अलग लाइन आ रही है ना, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पार्टनरशिप, अभी इस पे ब्रेक लगा देनी है, मतलब इससे ऊपर ऊपर पढ़ना है। फिर एक छोटा सा क्यूट सा टेबल है पेज 52 के टॉप पे, जितना पोर्शन यहां से सफे का हमने खत्म किया था उतना अगले सफे से हमने ले लिया। तो पेज 50 पूरा, 51 म्यूचुअल एजेंसी के नीचे जो 2-3 लाइनें हैं वहां तक, और 52 पे सिर्फ टॉप पे एक टेबल दिया हुआ है, बस ये पढ़ना, ठीक है?
इंशाल्लाह ताला मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ वक्त पे लेते रहिएगा। कोई सब भी